हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉपुत्र यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, या होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए हमारे देश में, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ सेट ऑफ सिमिलर लॉज फॉर ऑल द सिटीजन्स regardless of their religion, or we can say secular laws for all the citizens of India which apply to them equally regardless of their religion। यानी कि किसी का कोई भी रिलीजन हो बट उस पर एक ही लॉ लागू होगा, उसी को कहते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी कि हम देखिए, हम अब जानते हैं हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, तो लैंग्वेज के बेस पे भी हमारे देश में कुछ डिवाइडेशन है। तो हमारे देश में सबके लिए अलग अलग लॉज हैं, सबके अपने पर्सनल लॉज होते हैं। तो आप जान लीजिए, पहले एक होता है पब्लिक लॉज, एक होता है पर्सनल लॉज। तो पब्लिक लॉज जो होते हैं वो सभी पे इक्वली अप्लाई ऑलरेडी होते हैं, जैसे आईपीसी है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, आपका एविडेंस है, ये सब इक्वली सभी पे अप्लाई होते हैं। लेकिन पर्सनल लॉज जो होते हैं वो रिलीजन के अकॉर्डिंग ही अप्लाई होते हैं। जैसे हिंदू एक्ट्स हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ये सभी हिंदूज पर ही अप्लाई होते हैं। और आपके मुस्लिम जो एक्ट्स हैं, या फिर ये कि मुस्लिम अभी कोडिफाइड भी नहीं है, अभी तो मुस्लिम्स के लॉज पूरी तरह से, लेकिन जो जो कोडिफाइड हैं जैसे मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब मुस्लिम्स पे अप्लाई होते हैं। और अगर हमको स्पेशली कुछ मतलब जैसे मैरिज है, किसी अलग अलग रिलीजन के लोग मैरिज करना चाहते हैं तो उनकी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग होती है। स्पेशल मैरिज एक्ट को हम सेकुलर कह सकते हैं, बाकी सभी ये पर्सनल होते हैं। तो हमारे देश में सब कुछ बटा हुआ है इतना ज़्यादा, तो उसकी वजह से अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया है। तो जब इन सब चीज़ों के लिए, जैसे मान लीजिए हिंदू मुस्लिम से के सबकी जो प्रॉपर्टीज़ के लॉज हैं, अडॉप्शन के लॉज हैं, इनहेरिटेंस के हैं, सक्सेशन के हैं, मैरिज के हैं, डाइवोर्स के हैं, इन सबको एक साथ इकट्ठा करके जो भी इन पॉसिबिलिटीज़ हो पाए उन सबको एक साथ इकट्ठा करके एक यूनिफॉर्म लॉज बनाया जाएगा, उसी को कहा जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले इसकी बात हुई थी, एक सहाबानो नाम का केस था 1985 का, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिगार्डलेस ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉज, जो मुस्लिम वीमेन थी जो केस में, उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड किया था अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने औरत को मेंटेनेंस प्रोवाइड किया था, जबकि मुस्लिम लॉज में ऐसा कहीं भी दिया हुआ नहीं था। तो इसके अपोज में बहुत लोग आए, मुस्लिम लोग आए, पॉलिटिशियंस आए। उसकी वजह से सरकार ने वोट बैंक के चक्कर में उसको बदल दिया। सरकार लेके आई एक मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986, जिसमें यह लिख दिया गया कि जो सेक्शन 125 है वो मुस्लिम्स पर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी जब ये बात स्टार्ट हो ही गई, तो इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात हमेशा होने लगी कि मुस्लिम्स वीमेन है या अदर वीमेन है, उनके राइट्स अभी भी इक्वल नहीं है मैन के। और जो हमारी सोसाइटी हम जानते हैं कि हमेशा से मेल सेंट्रिक थी, तो मोस्ट ऑफ द पर्सनल लॉज जो भी हैं वो मेल सेंट्रिक ही बनाए गए हैं। तो इसके लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की हमेशा से डिबेट होती रही है। हमारे देश में इसके बारे में डिबेट हुई थी जब 20th सेंचुरी में वीमेन एक्टिविस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इसकी बात शुरू की थी, क्योंकि उनको लगता था कि वीमेन्स को इक्वल राइट्स नहीं मिले हुए हैं, इक्वलिटी नहीं मिली हुई है, और देश में जो सेक्युलरिज्म है उसकी परिभाषा को ये लॉज डिफाइन नहीं कर रहे हैं जो पर्सनल लॉज हैं। तो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। उसी टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने भी, कहा जाता है कि इसके बारे में बात की थी, उनके साथियों ने बात की थी, उनके साथ जो वुमेन एक्टिविस्ट हुआ करते थे उन्होंने बात की थी। लेकिन इतना ज़्यादा अपोज हुआ इस चीज़ का, जैसे हिंदू कोड आए 1956 में, हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह जो आप जानते हैं, सक्सेशन एक्ट है, ये सब 1950s के उस टाइम पर ही आए थे, 56 55, ओके। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपोज हुआ, जिसकी वजह से इनको फंडामेंटल राइट का दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन इनको डाल दिया गया आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है डीपीएसपी की,
जो पार्ट 4 है उसमें इसको डाला गया। जो पार्ट 4 आपका DPSP की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट का दर्जा नहीं दिया गया, सिर्फ स्टेट को डायरेक्शन के लिए एक रूल दे दिया गया कि अगर स्टेट कोई लॉज बनाता है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही बनाएगा, जिसमें आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी डाला गया। अब आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 कहता है द स्टेट टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की तरह तो इसको नहीं लागू कर सकता, सिर्फ प्रोत्साहित कर सकता है। जब लॉ बनाया जाए तो इसके ध्यान में रख सकता है कि भैया आर्टिकल 44 हमें DPSP डायरेक्शन देता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ध्यान रखा जाए जब कोई भी लॉज बनाए जाए। तो अब बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है या फिर इसके डीमेरिट्स क्या हैं। तो हमेशा इसकी ज़रूरत को लेके वुमेन्स के अधिकार की हमेशा बात की गई है कि वीमेन्स जो है पर्सनल लॉज में उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए गए हैं, उनको हमेशा दरकिनार किया गया है। इसलिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है या सेक्युलर लॉज की ज़रूरत है। दूसरा जो बात आती है वो आती है कि सेक्युलर कंट्री है तो सबके लॉज भी सिमिलर होने चाहिए। तीसरा जो बात आती है आपका कि जो डिफ़िकल्टीज़ हैं जैसे इनहेरिटेंस है, अडॉप्शन है, सक्सेशन है, सबके पर्सनल लॉज अब इसके अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। तो इसको लेके कोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम जाया होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को मेहनत करनी पड़ती है सबके लिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रैक्टिस करने का तो उसको सारे लॉज पढ़ने हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग जो केस लॉज उसके हुए हैं वो भी पढ़ाई करनी है, तो वो सब भी होता है और कोर्ट का टाइम तो जाता ही जाता है। इसके लिए बात होती है। दूसरा आपका बात होती है कि भाई इतने 21st सेंचुरी में आ चुके हैं हम लोग, उसके बावजूद हम इन्हीं चीज़ों पर अभी तक अटके हुए हैं, तो हमको उसके समय के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए आपकी। और हाँ, दूसरा आपका जो सारे सिटीजन हैं वो इक्वली ट्रीटेड होने चाहिए, ये बात भी होती है। अब आपका क्या होता है कि इसको हम यूनिफॉर्मली इतनी इजीली अप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, तो इसके डीमेरिट्स भी यही हैं। डीमेरिट्स तो मेनली यही हैं कि भाई सबके पर्सनल लॉज हैं, आप सबको एक साथ मिला नहीं सकते हैं, एक साथ इस तरह से खिचड़ी बना नहीं सकते हैं। तो उसके लिए सरकार को जो लॉ कमीशन था 2018 में एक लॉ कमीशन आया था, उसने कुछ सजेशन दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो लॉज हैं वो जो नहीं बन सकते हैं एक साथ सबके, उनको हटा दीजिए, लेकिन जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ वहाँ ले आइए। जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है, सबका रजिस्ट्रेशन सेम हो सकता है कि भाई सब रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। दूसरा आपका था एज ऑफ कंसेंट, शादी की एज ऑफ कंसेंट सिमिलर हो सकती है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, इसमें किसी के पर्सनल लॉ अफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा आपका डाइवोर्स के जो ग्राउंड्स होते हैं उनमें चेंजेस आ सकते हैं जैसे, और आपका जो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ डाइवोर्स लेना ही पड़ता है, मतलब अब उसके अलावा शादी का कुछ हो नहीं सकता, तो वहाँ पे भी इन लॉज को लाया जा सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। या फिर इनहेरिटेंस है, जैसे आप जानते हैं कि वुमेन को अभी तक इनहेरिटेंस में या सक्सेशन में उतने अधिकार नहीं प्राप्त हैं जितने मेल को प्राप्त थे। सुप्रीम कोर्ट के अभी कुछ डिसीजंस आए तो हैं जो वुमेन को अधिकार देते हैं, लेकिन अभी भी वो एक्ट में तब्दील नहीं हुए हैं। तो उसके कि मुस्लिम्स में 4 वीमेंस के साथ शादी करना अलाउ होता है, तो उसके साथ 2 अदर वीमेंस हैं, उनको उनके राइट्स या उनको नहीं अगर ठीक लग रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये इसके लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है। बाकी और भी आपके लॉज हैं जिनको इसी से, जैसे अडॉप्शन है उसके लिए सिमिलर लॉज बनाए जा सकते हैं। आपका सेक्शन इनहेरिटेंस की बात हम कर ही चुके हैं, और भी कुछ लॉज हैं उनके जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको लॉ कमीशन ने रखा कि आप इनको रखिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि उससे क्योस पैदा हो जाए या देश में लड़ाई झगड़े हो जाएं, ठीक है। तो अब इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं, इसके अपोज में क्या क्या वो थे तर्क, तो ये था कि अब हमारा देश विविधता है, उसमें बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, रिलीजन है, सब कुछ है। इवन हिंदूज़ में ही बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ हैं। आप साउथ में चले जाइए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग चीज़ हैं। और दूसरा आपका अपोजिंग के लिए बात की गई थी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सबको अपना रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम है, कैसे करें कैसे ना करें, तो आप सरकार उस पर दबाव नहीं डाल सकती है कि आपको अब ऐसा करना पड़ेगा। दूसरा आपका
आपका ये अपोज भी था कि सरकार किसी से कंसेंसस नहीं ले रही है, सभी से सहमति नहीं ले रही है, जितने सारे रिलीजन हैं उन सबसे सहमति ले, उनको बिठाए, बैठक करे। सरकार अपने आप अकेले बैठ के इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती है, इसका भी अपोज किया जा सकता है, किया जाता है। और आपका है भाई, हाँ, अपोज ये भी किया जा सकता है कि आपके जो गोवा है, हमारा जो देश में स्टेट है गोवा, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो ओनली स्टेट विच हैज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ गोवा। तो गोवा के सिविल कोड को लेके भी कहा जाता है कि वहाँ पे सिमिलर सब कुछ है, बट स्टिल वहाँ पे वुमेन्स को लेके इक्वल राइट्स नहीं है। जैसे एडल्ट्री है, वहाँ पे एडल्ट्री को लेके विमेन अगर एडल्ट्री करती है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत होगा, लेकिन मैन करता है तो उसके ऊपर उतना स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत नहीं होता है। उसमें दिखा गया है कि अगर वो बात बहुत बड़े लेवल पर चली जाती है तभी मैन के ऊपर एक्शन होगा। तो यूनिफॉर्मिटी भी वहाँ पे इक्वलिटी नहीं ला पाई है। तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग अपोज होता है। गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको पुर्तगालियों ने लाया था। उनके सिविल प्रोसीजर कोड था उनका जो 1939 का, उसके अकॉर्डिंग वो उसी चीज़ को एक्सटेंड करके यूनिफॉर्म सिविल कोड में चेंज कर दिया गया था गोवा में। इसलिए अभी भी वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है थोड़ा सा वुमेन के अगेंस्ट है। जो गोवा का सिविल कोड है उसको सुप्रीम कोर्ट ने शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा है कुछ केसेस में, बट स्टिल इट हैज सम प्रॉब्लम्स एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। तो हमने जाना यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, इसके डीमेरिट्स मेरिट्स क्या हैं, इसमें क्या क्या आज तक डिबेट हुई, क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ये भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।